पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए आप पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, मूल अधिकार, मूल अधिकार जो है अभी भी मौलिक अधिकार, मूल अधिकार अभी आपको इसका डिटेल भी पढ़ा दूंगा। इसके लास्ट में बोला हूँ, इसके लास्ट वाला जब लास्ट क्लास होगी तो उसमें भी इसको मैं पूरी तरह से इसको मेंशन करके आप लोग को आगे करता हूँ। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन, मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक अप्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है, बालक का शोषण से संबंध है भैया। कौन सा ऐसा मूल अधिकार जो बालकों के शोषण से संबद्ध है। ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन है। तो आपको पता है 19, मैं बता दे रहा हूँ, सब कुछ बताया हूँ। ये जो 19 नंबर है आपका, 19 क्या है, वाक और स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता है। ठीक, 17 अस्पृश्यता का अंत है, 25 में क्या है और 24 में क्या है। ये जो 24 नंबर है, ये आपका जो 24 नंबर है, यही आपका क्या है, ये बालकों के क्या, ये 24 नंबर जो है मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 24 प्रत्यक्ष रूप से क्या, प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है, बालकों के शोषण से संबंधित है। नंबर 24 आर्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 24 है। ये आर्टिकल 24 किससे संबंधित है, बालकों के शोषण से, बालकों के शोषण से। इसको आप भूलिएगा नहीं, बालकों के शोषण से, इसको आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हो, इसलिए मैं इसको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। अभी मैंने बताया मेंस 2017 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, यूपी पीसीएस में 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको बताओ 17, 19, 23 और 24। अभी आपको मैंने बोल के आया, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 24 को देख लिया था, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 24 को देख लिया था। ठीक, ये है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। तो ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 3 जो है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें के अंतर्गत अनुच्छेद, उसी के अंतर्गत क्या है, किसी भी बालक को कारखाने में काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा जाता है। ठीक, और 14 वर्ष कब उनके बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाता। कब, 14 वर्ष के बच्चों को, ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक रोजगार पे नहीं लगाया जाता, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या भाग 3 मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार से संबंधित 12 से 35 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद के बारे में अगर आप जानना चाहते हो और अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मौलिक अधिकार अगर समझ में आ गया तो भारतीय संविधान थोड़ा सा तो समझ में नहीं, बहुत समझ में आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका हो गया, 14 वर्ष से कम बच्चे को खतरनाक कार्य पे आप नहीं लगा सकते हो। इसमें भाग 3 में दिया हुआ आपका 24 नंबर ये आर्टिकल दिया हुआ है। और भैया भाग 3 क्या है, ये भाग 3 आपसे कभी पूछा जाता है, इसको आप लिख देना, ये आपका मौलिक अधिकार है। आपका क्या है, ये मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार भी इसी को लोग कहते हैं। और ये हो गया आपका यहाँ पे। और 14 वर्ष क्या, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक रोजगार पे नहीं लगाएंगे आप, खतरनाक रोजगार पे आप नहीं लगाओगे, रोजगार पर नहीं लगाना है। इतनी सी बात आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये दिया 6 से 14 वर्ष, कथन दिया है 6 से 14 वर्ष से सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो भैया क्या है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ए और ये दोनों सही, और इसकी स्पष्टीकरण आर भी करता है, और इसकी व्याख्या मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ी सी कर देता हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी व्याख्या जो कर रहा हूँ उसको ध्यान रखो। मेरी तरफ से व्याख्या में क्या है, कथन में क्या कहा, दिसंबर 2002 में क्या हुआ था, दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002। इसी के द्वारा क्या हुआ, 21 जो हम अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं उसमें ए जोड़ दिया गया। 21A में क्या कहा गया, 21A में ये कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। वो उनका मूल अधिकार होगा, उसको हम मौलिक अधिकार कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्या होगा, वो मूल अधिकार, वो अनिवार्य शिक्षा होगा। और इसको अगर मैं पूछूंगा बार दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, कथन ये तो इसकी मैंने व्याख्या करी, और कारण आर जो है उसकी व्याख्या सुन। तो क्या है, प्रजातांत्रिक समाज शिक्षा का मूल अधिकार जो है मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य, इसलिए उसकी व्याख्या दोनों करते हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, यही बात इसमें था। और इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ध्यान रख लें 21 ठीक, दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और होता क्या है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, याद रखिएगा, निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। अनिवार्य शिक्षा ये क्या है, इनका मौलिक अधिकार है। ये क्या है, ये मौलिक अधिकार, आप इसको कोई रोक नहीं सकता, ये मौलिक अधिकार है। ठीक, यही बात थी, यही बात यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। ठीक, इतनी सी बात समझ लेना। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है। बंदी बनाए हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जो होता है कि 24 घंटे में आपको उपस्थित करना होता है, यही चीज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कब,
क्लास को शेयर भी कर देना आप लोग। इसको कब करना तो पता है, जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो हमने भी बताया 21-22, उसको आपको ध्यान रखना है। 22 नंबर जो है ना, ये किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, जिसको कोई गिरफ्तार करता है। भाग 3 मौलिक अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 22 जो है ना आपका, अनुच्छेद 22, ये क्या करता है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को निरोध और गिरफ्तारी से क्या करता है, संरक्षण प्राप्त करता है, संरक्षण प्रदान करता है। भैया किसी को आपने गिरफ्तार किया तो उसको बताओ क्यों किया, काहे के लिए क्या, ठीक, ये सब चीजें इसमें मेंशन होती है। तो ये आपका जो है, ये भैया ये आपका 22 नंबर। 21 नंबर का सबको पता है, 17 भी पता होगा, 15 भी पता होगा। बार बार एक ही चीज लिखने से टाइम की बचत होना चाहिए अपने पे। चलो ठीक, अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ये पुलिस के बाद बहुत अच्छी पावर होती है। पुलिस किसी को इसी के अंतर्गत क्या करती है, गिरफ्तार करके उसको बिना मुकदमा चलाए क्या करती है। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ना, व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना के रखा जा सकता है। ये अंग्रेजों के समय में था। अंग्रेजों को क्या लगता था, जिस टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उनको लगता था जो उनको लग जाता था ये व्यक्ति भविष्य में खतरनाक कार्य कर सकता है, अभी कर किया नहीं लेकिन कर सकता है, तो उसको पहले से ही लोग गिरफ्तार करके बंद करके अपने यहाँ रख लेते थे। तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना, इसमें भैया 3 माह तक, 90 दिन तक आप उसको रख सकते हो। 90 दिनों तक, कितना दिन, 90 दिनों तक या 3 माह, कहेंगे 3 माह तक, ठीक, 3 माह तक, याद रखिए। ये होता क्या है, ये 22, ये अनुच्छेद 22 में, ये अनुच्छेद 22 में ही आपका वर्णन किया गया। ये 22(4) का मामला आएगा। ये 22(4) के मामले में होता क्या है, ये जो 22(4) का मामला होगा ना, तो इसमें होता क्या पता है आपको, इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान के जो भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 22(4) में है ना, इसमें क्या किया गया है, इसमें दिया गया कि किसी भी व्यक्ति 22(4) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाए, कोई प्रावधान भी कानून की किसी व्यक्ति को 3 महीने से के अधिक समय तक हिरासत में आप नहीं रख सकते हो, क्या रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कोई सलाहकार बोर्ड या विस्तारित हिरासत में लिए जाने का कारण का अनुशंसा नहीं कर देता है। भैया क्यों, 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो, लेकिन 3 महीने में तो बहुत होता है ना, बिना कारण के 3 महीने किसी को आप बंद कर दो तो उसका तो सब नाश कर दोगे आप, ठीक, यही है, 3 महीने तक होता है। इसको बात याद रखना। 22 आर्टिकल जो है 22(4) में, आर्टिकल 22 और 4 में, ठीक, सब मेंशन। चलो, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षक मैं रोज बताता हूँ, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। अगर मौलिक अधिकार का संरक्षक ऐसी बॉडी को नहीं बनाया जाता, मौलिक अधिकार के यहाँ पे आपसे पूछ दिया संरक्षक, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार का संरक्षक भैया क्या, न्यायपालिका, कार्यकारिणी संसद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन है, तो आपको मैं कल से ही बता रहा हूँ। आपका भैया न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट कौन है, आर्टिकल 124 में दिया है। भारत में एक उच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, यही है। यही क्या करता है, यही इसकी व्याख्या भी करता है, इसकी का संरक्षक होता है, संरक्षक है। और न्यायपालिका, कार्यपालिका को ऐसा करने का अधिकार अगर मिल जाए न्यायपालिका, कार्यपालिका के अलावा, तो हो सकता है क्या, कभी ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पुनः अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, किसे पुनः अधिकारों का संरक्षक समझ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। मूल अधिकार का ना, ये पुनः जो लिखा है शायद हमारे हिसाब से गलत होगा। ये क्या है कि इसको समझ लिया जाता है क्या, निम्नलिखित में से किसी पुनः अधिकारों का, पुनः नहीं, ये मूल अधिकार है, ठीक, ये मूल अधिकार है, आप ध्यान रखिए, ये मूल अधिकार है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, यहाँ पे टाइप मिस्टेक। तो किसको समझ लिया जाता है, तो पता है इसको हम लोग समझ किसको लेते हैं, हम लोग न्यायपालिका को ही समझते हैं। तो इसमें हमें एक ही चीज मिलती है, कहीं किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, आपका आंसर सेम होगा, आपका आंसर सेम होगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको कौन सी रीट कहते हैं। आप अपने हाथ में रह के काम नहीं कर रहे हो, आप इधर से उधर उछल कूद ज्यादा मचा रहे हो, आप इधर कुछ ज्यादा उछल कूद मचा रहे हो, तो इसलिए अपने हाथ में रहो, अपने हाथ में रहो। तो पता है मौलिक ये आपका परम का आदेश देते, परमादेश, मैं आदेश देता हूँ, परमादेश जो देते हैं, ये क्या होता है, परमादेश किसी भी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, क्या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध तथा जब तक किया क्या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक, जारी किया जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन उसको जो दिया गया कार्य उसके सिवा कहीं इधर उधर भटकता रहता है और ऐसा कार्य कोई करता है, तो इसमें क्या लोग करते हैं, तो ऐसे प्राधिकारियों को भैया क्या कौन सी रीट जारी हो जाती है, परमादेश। परमादेश के हम आदेश देते हैं कि तुम अपने कार्य को अच्छे से नहीं निभा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति का मूल अधिकार का लोप किया गया, लोप मतलब आपको पता है लोप मतलब क्या गया, खत्म कर दिया गया था क्या, नहीं, इसको लोप कर दिया गया यहाँ से। भैया 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन है, सबसे कब किया गया, 1978 में, 24वां भैया ये 1978 में। व्याख्या भी इसमें नीचे दे दिया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया और इसके अनुच्छेद 3 के तहत एक कानूनी अधिकार दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए अगला सवाल देखो क्या क्या है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया। आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से पूछा है, उसी क्वेश्चन को फिर से घुमाया गया। भैया आप याद रखो 1978 का संविधान का 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको के द्वारा हटा दिया गया, ठीक, हटा दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अगला सवाल देखो,
मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? फिर वही क्वेश्चन, न्यायपालिका। न्यायपालिका हमेशा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप रिपीट हो रहा है लेकिन इसको आप रिपीट करते हुए पढ़ते रहिए, नहीं तो पता चला कि आप कहीं ना कहीं से फिर से इसमें गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो आप सोचोगे कि अरे ये कैसे हो गया, ठीक, ये कैसे हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पुनः, ठीक वही दोहराया जा रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के परम आदेश, फिर से रिपीट हो रहा है, निम्नलिखित में से संपत्ति का रिपीटेशन दे दिया है क्या? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था भैया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 का था। 24वां संविधान संशोधन 1978 का था। 1 मिनट रुक जाइए, तो हमें लग रहा है टाइप मिस्टेक कहीं ना कहीं से टाइप मिस्टेक है इसमें। अच्छा 44वां यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कि समाप्त कर दिया 44वां संविधान संशोधन। यहाँ पे आ गया आप अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार में हटा के क्या किया गया? उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था ना, उसको संवैधानिक अधिकार उसको बना दिया गया था, ठीक। क्या बना दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार बना दिया गया था, ठीक। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? इसमें क्वेश्चन आपसे बस सिर्फ पूछा जाएगा, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल कर, देखो ऐसे निकाल कर संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक प्रावधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जनता दल के देसाई, कौन थे? मोरारजी देसाई थे भैया। ये मोरारजी देसाई थी। जनता दल की सरकार थी मेरे भाई 1977, याद रखो, ठीक। जनता दल की सरकार 1977 में बनती है भैया। आपके नेता थे मोरारजी देसाई। जनता दल, आप यार इसको याद रखिएगा, जनता दल। पहली बार कांग्रेस को हटाया गया था, पहली बार कांग्रेस चुनाव में हार चुकी थी, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, शोषण का है। ये विरोध का अधिकार कहीं है क्या? विरोध का अधिकार आपने पढ़ा है कि विरोध का अधिकार कभी आपने पढ़ा है क्या? विरोध का अधिकार आपसे किसी ने पढ़ा हो तो बताओ, कमेंट में बताओ। विरोध का अधिकार कोई सरकार किसी अपने मूल नागरिकों को दे सकती है क्या? ऐसा कभी हुआ है? आज तक नहीं हुआ है, ठीक। इसको आप कर लोगे भैया मूल अधिकार। अब इस समानता का अधिकार भैया 14 से कहाँ तक है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ठीक। बार बार बताना ठीक नहीं लगता। शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार में देखूं तो आपका 23 और 24 है, 23 और 24 है। फिर क्या? धर्म की स्वतंत्रता का भैया, धर्म की स्वतंत्रता संस्कृति का 25 से 28 है। क्या? 25 से 28 है। बार बार बताना ठीक नहीं लगता, मैं प्रैक्टिस करवा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध भैया कौन सा संविधान में ये नहीं है? क्या? भेदभाव का अधिकार को उपलब्ध नहीं है, ठीक। फिर देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने के लिए भैया सबको निम्नलिखित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? मतलब सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं, मतलब क्या? भारत में सभी व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, आप किसी को नहीं कर सकते हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, ठीक। और क्या है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक। फिर देश भर में स्वतंत्रता का भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक। और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये क्या है? ये देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो भारत में सभी व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध नहीं है। चलो ठीक है, अगला सवाल देख लो क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है? भैया शिक्षण के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात कर रहे हो आप। क्वेश्चन को देखो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है, आर्टिकल 30 में क्या कहा गया कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, मतलब बनवाना, और क्या उसका शासन और प्रशासन खुद से करने का भी अधिकार दिया गया। किसमें दिया गया? आर्टिकल 30 में दिया गया, आर्टिकल 30 में दिया गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो आप लोग। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित किए जा सकते, गलत राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए। आपातकाल में तो निलंबित किया ही जाएगा ना, आपातकाल में इसको हम निलंबित कर सकते हैं भैया। इतनी सी तो बात आपको पता होगी कि आपातकाल में इसको क्या निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन एक को छोड़ के हम लोग इसको निलंबित करते हैं। किसी भी स्थिति में भैया क्या कहता है? निलंबित नहीं किया जाएगा। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। आंसर डी भैया बिल्कुल से किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। चलो लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्याख्या की गई, की व्यवस्था की गई? भैया अस्पृश्यता का अंत हम कितनी बार बताएं? अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 के तहत किया गया है, आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। चलिए अगला सवाल देखो आप क्या क्या। निम्नलिखित में दो कथन, एक कथन ए और एक कथन बी जो में कहा गया है, क्या कहा गया? अच्छा इसमें कथन में कथन को ही गायब कर दिया, इसने कथन को ही गायब कर दिया। टाइप में इतनी मिस्टेक आ गई है।
भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, आप इसकी व्याख्या हमको बताइए। आप इसकी व्याख्या हमको करके बताइए किसमें ये दिया गया। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 29 अरे जो 19 है, 19 के 1 में, 19 के अ में इसकी व्याख्या हमने कर रखी है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो क्या क्या है। भारत के संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? अभी मैंने स्टार्ट किया क्लास 24 नंबर का, 24 नंबर का। ठीक, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया? 20, 3, 21 में, 22 में और 74 में। आप बताओ, ये जो सवाल दिया गया है, ये अगर मैं पूछूंगी कि क्या है, इसको भाई किसी अनुच्छेद के अंतर्गत उसको गवाही देने के लिए आप संविधान के विरुद्ध क्या करोगे? गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, तो आपका 20(3) होगा। ये 20 और 20 का 3, 20 का + 3 होगा। या आत्म अभिसमन अपने संरक्षण, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत ये कहा गया, किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद का बयान खुद से दो, ये कार्य आप नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते। किसमें नहीं करवाओगे? 20 के 3 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक भी अभियोजित और निर्दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजाएं नहीं दी जा सकती। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है और इसको पूछा है कि भैया किसमें, किसके अनुसार इसको क्या किया गया? संरक्षित या संरक्षण दिया गया है। आप इसका जवाब मुझे दे दो, आप मुझे इसका जवाब दे दो। इसका आंसर पता है क्या होगा? 20 होगा। इसका आंसर 20 नंबर में होगा। याद रखना, जितने भी बंदी हिरासत वाले क्वेश्चन है उसको 20 में ही करना है। इसको आप अच्छी तरीके से एक बार कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। ये तो क्वेश्चन हमने बता ही दिया था, 3 माह तक इसको हम कर सकते हैं। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में के अंतर्गत सम्मिलित भैया किसका धार्मिक जो स्वतंत्रता है इसके लिए हमको दिया गया है, जो किसके दिया गया। तो ये क्या है? धर्म का प्रचार हम कर सकते हैं, सिखों को कृपा धारण कर रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण के अधिकार है भैया, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। भैया ये धर्म परिवर्तन जहां आ जाए कराने का, क्या ये धर्म परिवर्तन कहाँ भी आ जाए कराने वाला, ये सिस्टम आपका बिल्कुल गलत है। यही आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो अब देखो 4 जिसमें उसको करो गलत, उसको करो गलत, आपका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आप ध्यान रखो, सुमेलित भैया नहीं है, इसको आपको सुमेलित नहीं है करना है। ठीक, तो 23 नंबर है। ये जो 23 नंबर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ 23 नंबर है, 23, 24, 25 और 29 दिया गया है। इसकी क्वेश्चन में टाइप मिस्टेक हो गई है। ठीक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है भैया? आपको पता सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं? हर जगह के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इतनी बार रिपीट हो जाएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में समझ लीजिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, हमेशा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस एक के नागरिक के मौलिक अधिकार का संरक्षक तथा भारत के संविधान का भी अभिभावक माना जाता है? अब भैया किसको माना जाता है? इसको भारत का भी अभिभावक अपने आपको मान लेना है। तो भैया ये जो है क्या, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होती है। ठीक, क्या होती है? रक्षक होती है तथा ये भारत के संविधान का अभिभावक होती है। तो भैया किसको आप लोग कहते हो? आप लोग किसको कहते हो? आपका जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय हम इसी को कह लेते हैं। क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस लोअर 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे। ये क्वेश्चन है पूछा हुआ। ठीक, एक कथन ये कौन सा इसमें से हमारा सही नहीं है? ठीक, उसके सदस्य थे के मुंशी। ठीक, ये बात तो सही है, सबको पता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। ठीक, हाँ किया गया था। बलवंत राय मेहता 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की थी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। मूल अधिकार का संरक्षक अभी हमें कितनी बार बता दिया भैया? भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति नहीं है। इसलिए आपका आंसर डी जो है गलत हो गया। आंसर डी एक गलत हो गया। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किसको महानतम रक्षक माना जाता है? कौन सी रीट ऐसी है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से के बारे में बताती है और उसको क्या कहते हैं? उसका महान क्या बोलते हैं? एक तरह से रक्षक या संरक्षक या रक्षक आप लोग मान सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो आपको आंसर देना है बंदी प्रत्यक्षी। इसके अंतर्गत किसी के साथ कुछ नहीं होता। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है? मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, और उस रीट याचिका को हम क्या कह देंगे? हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोविएंसन तथा क्वो वारंटो। अब भैया इसको क्या कहोगे? इसको आप कहोगे मैंडेमस। इसको आप कहोगे मैंडेमस। मैंडेमस के अंतर्गत क्या किया जाता है? एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि वह ऐसा कार्य करे उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? उस रीत को हमें याचिका जो हमें कार्य दिया गया है उसी के अंतर्गत अपने हाथ में रहे, हाथ को पार नहीं करना है, हाथ को पार नहीं करना, इसको भूलना भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं?
मौलिक अधिकार, अब देखो कौन सुमेलित नहीं भैया, अब ये है आपका 17 नंबर है, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अधिकार 23 में है। अच्छा, धर्म की स्वतंत्रता 25 में आपने करवा लिया। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपने 20 में कैसे करवा लेंगे आप, या 20 में कैसे करवा लोगे, 20 में है क्या, 20 में ऐसा कुछ है धर्म संख्या अल्पसंख्यक का 20 में आपने कभी कहीं कोई जिक्र किया था, ऐसा कुछ किया था, नहीं किया था ना। तो भैया 20 की जगह अगर ये 29 होता, ये 29 होता तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो ये भैया सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर डी होगा जो आपका इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना, क्या मूल संरचना संविधान बुनियादी ढांचे का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था। मैं अभी कल भी बताया था, ये जो केरल का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ये आपको क्या करता है, ये आपको भैया उसके खिलाफ उसका प्रतिपादन मूल ढांचे के लिए करवाया गया हुआ होता है। चलो अगला सवाल देख लो। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है। सभी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्कृति और शैक्षणिक, तो यह सभी को प्राप्त होगा। जो अधिकार वो होगा वही ना, किसी के साथ कोई भी घटना घटी हो सकती, तो संविधान और कानून क्या, कानून सबको एक साथ देखता है, कानून सबको एक साथ देखता है। विधि के समान संरक्षण का अधिकार ये सबको प्राप्त हुआ है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, 71, 76, 79 और 81। अब बताइए बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कब संसद में बात उठाई गई थी और ये नियम अधिनियम कब पारित करवा लिया गया था। भैया 1976 वाला जो है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 में पारित किया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरी को एक पक्षीय रूप से क्या बंधन से मुक्त कर उसे कर्जों को भी समाप्त किया गया। ठीक है भैया, तुम्हारे अब कोई कर्ज नहीं है, आप खत्म करो ये सब नाटक आप लोग अब खत्म करो। क्या क्या एक पक्षी मजदूरी में कर दिया, इसे बंधुआ प्रथा को कानून का दंडनीय संज्ञेय अपराध मान लिया गया। अगर कोई करवाएगा तो संज्ञेय अपराध है, ये क्या है, ये संज्ञेय अपराध होगा, संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, अपराध होगा, इसको आप याद रखें। चलो अगला सवाल देखो। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को का उपयोग निषिद्ध किया गया। भैया कब, भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा, उपयुक्त सभी के कारण। तो आपको पता होना चाहिए जो 10 दिसंबर 1996 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 दिसंबर 1996 जो आपको लिखा हुआ है मिला है, इसमें आप देखिए क्या होगा, ये होता है उपयुक्त सभी के द्वारा क्या किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा, बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन छोड़ो, ये आपका सभी भारत के संविधान के द्वारा भी किया गया, 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भैया बीपीएससी का क्वेश्चन प्री का आपके सामने, ये भैया 12 से 35, इसको आप मत भूलिएगा। भाग 3 में हमें लिख दे रहा हूँ, भाग 3 क्या है, भाग 3। और क्या है, कितने मौलिक अधिकार है भैया, पहले 7 थे, अब भैया 6 हो गए हैं। एक आपका जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार ये हो गया है, ये हो गया आपका संवैधानिक अधिकार है, इसको नहीं, ये हो गया अपने मर्जी वाला अधिकार, इसको आप बोल सकते हो, इसको अपने मर्जी वाला अधिकार आप बोल सकते हो। भारतीय संविधान में क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान क्या संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है। भैया कौन सा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों, संघीय संसद का, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों को इसमें सर्वोच्चतम या वो उच्च माना गया है। ये क्वेश्चन आपको बताना। इसमें भैया जो 13 नंबर होता है, आर्टिकल 13, इसको ध्यान रखो। इसका क्या कहने का मतलब है, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 13 है वो संवैधानिक प्रावधानों को क्या कहता है, संघीय संसद या राज्य का विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को क्या करता है, प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, 80 नंबर का क्वेश्चन हो गया। हमारी क्लास आधे घंटे की यहीं पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमको कल करना है। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन अगला हम लोग को कल करना है। ठीक, इसको कल किया जाएगा। यहाँ से आगे का क्लास